सर इतना याद है। चलो ओके, मैं इसको ब्रीफ कर देता हूं ताकि आपके माइंड में भी क्लियर हो जाए सारे बच्चों की। सबसे पहले हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी। Pharmacology basically it is a branch of science which deals with the drugs. How drugs act with the body and what body do with the drugs. Pharmacology basically deal करती है interaction of drugs का with the receptors, and after interaction of receptor with the drug there will be generation of the signals. Those signals will be transferred with the help of carrier proteins, for example G protein, and these proteins will convey the signals toward the enzymes which are responsible for the conversion of, for the formation of secondary messenger. बेसिकली जो भी हमारे पास सेकेंडरी मैसेंजर होगा बॉडी के अंदर, that is formed under the interaction of receptor and drug, वो जो secondary messenger है that will cause change in the cell or body. सेल के अंदर या बॉडी के अंदर जो भी चेंज प्रोड्यूस हो रही है that is occurring due to the interaction of drug with the receptors. And what are receptors? Receptors are molecules, proteinous molecules that are present on the surface of the cell membrane. Mostly जो हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं आउटर सरफेस के ऊपर। जैसे ही कोई ड्रग आई उसने आके रिसेप्टर के साथ बाइंड किया तो रिसेप्टर की बाइंडिंग विद द ड्रग जो सिग्नल प्रोड्यूस होंगे वो सेल के अंदर भी जाएंगे और सेल के अंदर वो क्या करेंगे, दे विल कॉज चेंज इन द फिजियोलॉजी ऑफ द सेल। ठीक है, फंक्शनिंग है सेल की उसको चेंज कर देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी पेशेंट को, किसी एरिया में बॉडी के कोई पेन हो रही है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को रिलीव करने के लिए फिजियोलॉजिकल चेंज प्रोड्यूस की जाती है। इट्स ओके, कुछ क्लियर है बात, कुछ समझ में आई है कि नहीं? यस सर। एक और वे में हम फार्माकोलॉजी को डिफाइन कर लेते हैं कि फार्माकोलॉजी जो है that consists of two words. One is called pharmacon and other is called logos. Pharmacon means drug and logos means science. It means it is science of drug, dealing with the study of desirable and undesirable effects. It's mean डिजायरेबल इफेक्ट कौन से होंगे, जो हमें रिक्वायर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को कफ है या फीवर है, हम चाहते हैं उसकी फीवर और कफ रिलीफ हो जाए, उसे हम कहेंगे डिजायरेबल इफेक्ट। बच्चे अपने माइक बंद कर दें, किसी को क्वेश्चन हो तो वो फिर अपना हैंड रेज कर सकता है, तो बाकी अदरवाइज सारे बच्चे अपना माइक बंद रखें। डिजायरेबल इफेक्ट हो गया हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड है, फीवर है, पेन है, कफ है, इस तरह के इफेक्ट्स जो है हमने रिमूव करने हैं बॉडी से, तो उसके लिए हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे हम कहेंगे दीज आर डिजायरेबल इफेक्ट्स। एंड अनडिजायरेबल वो इफेक्ट्स जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमको ड्रग देते हैं तो पेशेंट को जीआईटी प्रॉब्लम हो जाती है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया या एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाती है, तो हमारे पास ये इफेक्ट्स जो हैं ये डिजायरेबल नहीं है, ये हमें रिक्वायर नहीं थे। हमें तो चाहिए था कि पेशेंट की पेन ठीक होती, पेशेंट की कफ ठीक होती, लेकिन अगर ये इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इनको हम कहेंगे अनडिजायरेबल इफेक्ट। दोज इफेक्ट्स वी डोंट रिक्वायर, इनकी हमें जरूरत नहीं है, उनको हम कहेंगे अनडिजायरेबल इफेक्ट्स। ओके बच्चों, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं यस सर कि फार्माकोलॉजी को एक अदर वे से अभी हम डिफाइन कर सकते हैं।
It is a scientific study of origin, nature, chemistry, effects and uses of drugs. साइंटिफिक स्टडी है फार्माकोलॉजी, जिसमें ओरिजिन देखा जाता है। ड्रग का ओरिजिन क्या है? प्लांट ओरिजिन है, एनिमल ओरिजिन है, या उसे हम सिंथेटिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रिपेयर कर रहे हैं। ये क्या आ जाएगा? ओरिजिन। ठीक है, यानी कहां से ड्रग को हमने ऑब्टेन किया, दैट विल बी कॉल्ड ओरिजिन। सेकंड पॉइंट आ गया नेचर। व्हाट इज नेचर ऑफ ड्रग? ड्रग हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है? क्या होता है हाइड्रोफोबिक? क्या होता है? कौन बताएगा डिफरेंस हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का? जो वाटर सर जो वाटर लिविंग नहीं होते, और जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो वाटर लविंग होते हैं। वो वाटर लविंग होते हैं। इट्स मीन कि हमारे पास हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का मतलब ये हुआ कि कुछ हमारे पास ड्रग ऐसी हैं जो कि फैट में डिसॉल्व होती हैं, और कुछ हमारे पास क्या उसे कहते हैं वाटर में चार्ज जो है मटेरियल उसमें एब्जॉर्ब होती हैं। उनके अकॉर्डिंग हम उनको हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का नाम देते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि ड्रग की केमिस्ट्री क्या है, केमिकल नेचर क्या है, उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की है। एलिफैटिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और उसका हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, उस ड्रग का इफेक्ट बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगा, क्या रोल प्ले करती है, पॉजिटिव इफेक्ट प्ले करती है, नेगेटिव इफेक्ट प्ले करती है। उस तमाम चीजों को हम स्टडी करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ इफेक्ट्स। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट कर रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट कर रही है, जीआईटी पे क्या इफेक्ट कर रही है। यानी एज अ होल पूरी बॉडी पे जब भी हम ड्रग देते हैं तो जब ब्लड सर्कुलेशन में जाती है तो पूरी बॉडी में मूव करती है और हर जगह उसका इफेक्ट होता है। जी हम बात कर रहे हैं कि उसके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा ड्रग का, और जीआईटी पे क्या इफेक्ट होगा। उसके अलावा हम देखेंगे ड्रग के यूजेस क्या हैं, किस पर्पस के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंटी डायबिटिक है, या हमारे पास ऐसी ड्रग है जो एनाल्जेसिक है। ये तमाम उसके इफेक्ट्स आ जाएंगे, ड्रग के यूज आ जाएंगे कि जिस पर्पस के हम ड्रग को यूज करेंगे। एंड अदर वे से हम फार्माकोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं, इट डील्स विद हाउ ड्रग्स इंटरेक्ट विद बायोलॉजिकल सिस्टम्स टू अफेक्ट द फंक्शन। ये डील करती है कि हाउ ड्रग्स इंटरेक्ट, ड्रग कैसे इंटरेक्ट करती हैं विद इन बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ टू अफेक्ट फंक्शन, फंक्शन को अफेक्ट करने के लिए। बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन है उसको अफेक्ट करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ, ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स, उनको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम।
अनदर वे से हम डिफाइन कर सकते हैं, ए ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट हैज टू डू विद केमिकल्स दैट हैव बायोलॉजिकल इफेक्ट्स। ऐसे केमिकल की स्टडी है जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। अनदर वे से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, फार्माकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस that interact with living systems through chemical processes, especially by binding to regulatory molecules and activating or inhibiting normal body process. फार्माकोलॉजी क्या चीज है हमारे पास? स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस है जो कि इंटरेक्ट करते हैं लिविंग सिस्टम के साथ। लिविंग सिस्टम के साथ उनका इंटरेक्शन होता है। कैसे? बाय केमिकल प्रोसेसेस। केमिकल प्रोसेस क्या होंगे? किसी फंक्शनल ग्रुप की एडिशन हो जाएगी, एसीटेट की, क्लोराइड की, मिथाइल की, और या इन ग्रुप्स की रिमूवल हो जाएगी ड्रग से। और इसमें हमारे पास रिडक्शन हो सकती है ड्रग की, ऑक्सीडेशन हो सकती है, हाइड्रोलिसिस हो सकती है। ये तमाम क्या आ जाएंगे हमारे पास? केमिकल प्रोसेसेस आ जाएंगे। Especially by binding to regulatory molecules. ये चेंजेस कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं? specifically by binding to regulatory molecules. अब ये regulatory molecules क्या चीज है? These are receptors. Regulatory molecules are called receptor with which a drug bind, and after binding it will cause activation of receptors. In the absence of drug, the receptor is inactive state. Receptor जो है वो inactive state में है जब हमारे पास ड्रग नहीं होती। जैसे ड्रग आके बाइंड करती है रेगुलेटरी मॉलिक्यूल या रिसेप्टर के साथ, तो रिसेप्टर क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। जब वो एक्टिवेट होगा तो वो सिग्नल प्रोड्यूस करेगा जो कि मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ जी प्रोटीन टूवर्ड द, कहां जाएंगे? टूवर्ड द एंजाइम्स, जो मैं ऑलरेडी आपको बात बता चुका हूं। और एंजाइम क्या करेगा? वो सेकेंडरी मैसेंजर की फॉर्मेशन करेगा। और सेकेंडरी मैसेंजर क्या करेगा? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा सेल के अंदर और बॉडी के अंदर। अब ये जो सारा काम हो रहा है रिसेप्टर इंटरेक्शन, उसके बाद क्या होगा? एंड एक्टिवेटिंग और इनहिबिटिंग नॉर्मल बॉडी प्रोसेस। अब जो सेकेंडरी मैसेंजर बनेगा या तो वो एक्टिवेट कर देगा नॉर्मल बॉडी प्रोसेस को या इनहिबिट कर देगा। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में, कोई बात समझ में ना आई हो? जी, क्लियर है? एनी क्वेश्चन अप टू नाउ? यस सर, नो क्लियर। सर। सारे सो तो रहे बच्चों, जाग रहे हैं? यस सर, जाग रहे हैं। यस सर, जाग रहे हैं। जी सर। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ना आप लोग ना वीडियो ऑन कीजिए ताकि आप एक्टिव होके बैठे, ठीक नहीं? नहीं सर, अब ये तो नहीं, ये तो गलत बात है। नो सर। सर हम एक्टिव होके बैठे हुए हैं, आप हमसे बीच में से ये कभी लेक्चर हम तीसरी दफा यही सारा कुछ पढ़ रहे बार बार ये हैं। पढ़ लिया होना, इसलिए बच्चे बोर हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, अब क्या करें? अब क्या करें? जो नए बच्चे आए हैं अगर उनको ना बताएं तो वो उन्होंने कहना कि हमारे साथ तो जुल्म हो गया। क्या ख्याल है? जब मैंने पूछा तो यस सर। उस वक्त सिर्फ 2 बच्चों ने बताया। आप कहते हैं बार बार पढ़ के बोर हो रहे हैं। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, आज का दिन करें बर्दाश्त, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ते जाएंगे। कोशिश यही है कि आज ज्यादा मैक्सिमम पढ़ें हम, जितना पढ़ सकते हैं। यस सर। लेकिन ये ना हो कि नेक्स्ट डे को नए बच्चे आ जाए, फिर ये भी तो पॉसिबिलिटी है। सर बस आप स्टार्ट करें अब। खत्म हो गया ना। चलें ठीक है ठीक है जी। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं मेडिकल फार्माकोलॉजी की। इट इज डिफाइंड एज साइंस ऑफ सब्सटेंसेस यूज्ड टू प्रिवेंट, डायग्नोज एंड ट्रीट डिजीज। मेडिकल फार्माकोलॉजी बेसिकली हमारे पास साइंस ऑफ सब्सटेंसेस की जो कि यूज किए जाते हैं प्रिवेंट करने के लिए, डिजीज को
होने को प्रिवेंट करने के लिए। वो कैसे? बाय द यूज ऑफ वैक्सीन हम डिजीज को प्रिवेंट कर देते हैं। वैक्सीनेशन देंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पास डिजीज की स्प्रेडिंग कम हो जाएगी। अभी जो करंटली वर्किंग इसी पे हो रही है कि हम उसको डिजीज को होने से पहले रोकें, ताकि जो लोगों को मेडिसिन खानी पड़ती हैं इकोनॉमिकली उनका लॉस कम हो, और डिजीज को हम पहले ही प्रिवेंट कर दें। जब हम वैक्सीन देते हैं, फ्लू की वैक्सीन है, कॉलरा की वैक्सीन है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास इन डिजीज की जो स्प्रेड है वो कम हो जाता है। इसी तरह डायग्नोसिस है, अगर हमने कोई डिजीज डायग्नोस करनी हो तब भी हम मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट है, उसमें हमने देखा है कि वो हमें डाउट हो रहा है कि ये किडनी फेलियर का पेशेंट तो नहीं है। अगर ये बात हो तो हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं? एक तो हमारे पास नेचुरली हमारे पास क्रिएटिनिन का लेवल है, क्रिएटिनिन का लेवल हमारे अंदर प्रोटीन है, जो अगर रिलीज ज्यादा होनी शुरू हो जाए तो हम कहेंगे ये कैसे कहते हैं किडनी फेलियर है। लेकिन उसमें हमारे पास एग्जैक्ट GFR रेशियो काउंट नहीं हो सकती, वो उसकी कभी उसकी क्वांटिटी कम आती है, कभी ज्यादा आती है, तो वो डायग्नोज नहीं हो सकती। हम क्या करेंगे? हम एक ऐसी ड्रग यूज करेंगे जो कि जिसमें कोई चेंज प्रोड्यूस ना हो, यानी जिस तरह वो बॉडी को एडमिनिस्टर की जाती है उसी तरह बॉडी से वो एक्सक्रीड हो जाती है। अब वो ड्रग हम यूज करेंगे दैट इज नेम्ड एज इनोलिन, और वो GFR रेट को बता देगी कि GFR रेट अभी इतना आ रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इतना आ रहा है पेशेंट का, और उसी बेस पे हम चेक कर लेंगे कि किडनी का फंक्शन जो है वो किस तरह का है। अगर किडनी डैमेज हुआ है तो किस हद तक डैमेज हो चुका है। और लास्टली हमारे पास ट्रीट द डिजीज, कि डिजीज को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गई टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी is branch of pharmacology which deals with the undesirable effects of chemicals on living systems from individual cells to complex ecosystem. टॉक्सिकोलॉजी क्या चीज है? हमारे पास फार्माकोलॉजी की ब्रांच है जो कि डील कर रही है अनडिजायरेबल इफेक्ट्स को, जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ऑफ केमिकल्स ऑन लिविंग सिस्टम्स फ्रॉम इंडिविजुअल सेल टू कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम। तो हमारे पास ये स्टडी है टॉक्सिन्स की, और उसको हम टॉक्सिकोलॉजी के अंदर स्टडी कर दें। यानी हम कोई इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कोई पर्सन जो है कोई टॉक्सिक सब्सटेंस इनटेक कर लेता है, तो उनकी स्टडी को हम टॉक्सिकोलॉजी कहेंगे, कि वो किन किन बॉडी के सिस्टम्स को जाकर उसने डैमेज किया, लिवर को क्या डैमेज किया, लंग्स को क्या किया, किडनी के साथ क्या किया, वो सारा भी हम स्टडी करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। और हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नेम है पार्सलस। उनका कहना है कि हमारे पास एवरी केमिकल, एवरी ड्रग इज ए टॉक्सिन डिपेंडिंग ऑन द डोज। हर केमिकल जो है टॉक्सिन है डिपेंडिंग ऑन द डोज। अगर हम नॉर्मल डोज से कोई भी मेडिसिन ज्यादा ले लें तो वो टॉक्सिन है। उसके बाद आगे हमारे पास क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। इसमें स्टडी करते हैं ड्रग्स का इफेक्ट ह्यूमन बीइंग में या पेशेंट्स में। इट evaluates the pharmacological action of drug, preferred route of administration, and safe dosage range in human by clinical trials. Basically, clinical pharmacology हमारे पास evaluation कर रही है कि ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, किस तरह का ड्रग एक्शन कर रही है, कौन से रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रही है, अल्फा के साथ बाइंड कर रही है, बीटा के साथ बाइंड कर रही है, और क्या इफेक्ट शो कर रही है। प्रेफर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स मीन कि हमारे पास रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा है पेशेंट का, क्या इंजेक्टेबल दें या ओरल रूट यूज करें, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ पेशेंट। अगर पेशेंट जो है उसकी कंडीशन स्टेबल नहीं है तो हम उसे इंजेक्टेबल देंगे,
इमरजेंसी कंडीशन। लेकिन अगर पेशेंट की कंडीशन स्टेबल हो गई है तो हम टेबलेट्स दे देंगे, सिरप दे देंगे, ताकि वो पेशेंट जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्योर होता रहे। एंड सेफ डोजेज रेंज इन ह्यूमन, ऐसी ड्रग की डोज जो कि सेफ हो ह्यूमन बीइंग में, उस डोज रेंज को तलाश करना है कि जिस पे साइड इफेक्ट्स कम से कम। कैसे? बाय क्लिनिकल ट्रायल्स। इसमें हम क्या करेंगे? क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे। क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या होता है? सबसे पहले हम करते हैं वो तमाम जो मेडिसिन है उसका इफेक्ट चेक करते हैं एनिमल्स के ऊपर, और फिर हम आते हैं टूवर्ड द ह्यूमन बीइंग। उसके बाद आ गया हमारे पास नेक्स्ट, that is a drug. It is the active chemical entity present in medicine that used for diagnosis, prevention, treatment और cure of disease. ये ड्रग की डेफिनेशन है WHO के अकॉर्डिंग। ये ऐसा केमिकल है जो कि मेडिसिन में प्रेजेंट है और डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है, प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। दीज आर टू ब्रांचेस ऑफ द फार्माकोलॉजी, मेजर ब्रांचेस हैं फार्माकोलॉजी की, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। जब हम बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स की, इट इज द बेसिकली व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, that will be called pharmacodynamic। जो ड्रग हम इनटेक कर रहे हैं वो बॉडी में क्या इफेक्ट शो करती है, उसको हम कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स। एंड व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स? इट्स मीन कि हमारी बॉडी क्या कर रही है विद दैट ऑफ द ड्रग, उसे हम स्टडी करते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स में हम देखते हैं देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिसेप्टर्स। जब भी ड्रग बाइंड करती है रिसेप्टर्स के साथ तो तब फार्माकोडायनेमिक्स जो है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, इन द फार्माकोकाइनेटिक्स व्हाट विल हैपन? वी विल स्टडी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। इसे हम कह रहे हैं ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म and elimination. All these parameters will be studied under the heading of pharmacokinetics. What is absorption? Absorption means the amount of drug which is administered and it will reach the blood circulation, that will be called absorption. Distribution क्या है कि बॉडी के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है डिफरेंट एरियाज में। उसके बाद क्या होगा? मेटाबॉलिज्म जो है उसमें क्या होगा? ड्रग की डिसइंटीग्रेशन होती है, ब्रेकडाउन काज होती है, और एट लास्ट देयर इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, जिसमें ड्रग जो है बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। एब्जॉर्प्शन, हाउ द ड्रग is moved into bloodstream from the site of administration. Distribution, how much drug is moved to various body tissues or organs depends on the blood flow through tissues. अब डिस्ट्रीब्यूशन जब हम बात करते हैं, डिफरेंट एरियाज में ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ ब्लड। कुछ बॉडी के एरियाज में ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा है, जैसा कि हमारे पास वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, लिवर है, यहां हमारे पास क्या होगा? ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा होगा। जब ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा, इट्स मीन ड्रग का फ्लो भी इन एरियाज में ज्यादा होगा, और वो एरियाज जब ब्लड की सर्कुलेशन कम है वहां क्या होगा? हमारे पास ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगा।
नेक्स्ट बच्चे आ गए हमारे पास मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, ड्रग की ब्रेक डाउन होती है, उस फॉर्म में होती है जो कि हमारे पास हाईली पोलर फॉर्म में इसको हम ड्रग को लाते हैं बाय द एक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट इन लिवर एंड इंटेस्टाइन। नेक्स्ट बच्चों आ गया एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म के बाद जो लास्ट प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी। ये बहुत जरूरी वर्क है कि अगर एक्सक्रीशन नहीं होती बॉडी से ड्रग्स की तो डेट विल बिकम टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी, वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ऐसे केमिकल एजेंट जो बॉडी से रिमूव नहीं होंगे वो टॉक्सिसिटी काज करेंगे। जी बच्चे यहां तक क्लियर है? एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? Yes, No, sir. sir. Clear है. No, sir. क्लियर है कि नहीं क्लियर? सर क्लियर है। अच्छा, मैंने कहा नो सर का मतलब Clear है sir. सर क्वेश्चन कोई नहीं है। चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं व्हाट इज फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। स्टडी ऑफ हाउ ड्रग मे बी यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। इसमें स्टडी करते हैं कि ड्रग्स कैसे यूज की जा सकती हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के लिए। Which among drugs would be most effective or appropriate for a specific disorder, or what dose would we require? हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन सी ड्रग जो है उसको हम कहते हैं कि that is more effective as compared to the others, क्योंकि हमारे पास number of drugs are available for the same disease, लेकिन we have to choose one drug which is more better and that will cause better effects as compared to the others. ये हम कैसे करेंगे? By the study of symptoms of the patient. पेशेंट की सिम्टम देखेंगे क्योंकि पर्सन टू पर्सन सिम्टम्स जो है वेरी करेंगे और एक ही ड्रग तमाम पेशेंट्स के लिए सेफ या इफेक्टिव नहीं हो सकती। ठीक है, हम लोग नॉर्मल प्रैक्टिस में देखते हैं किसी को पेन हो रही है तो हम लोग जो घर में टेबलेट पड़ी होती हैं वही दे देते हैं लोग। इट इज नॉट अप्रोप्रिएट वे। जब तक उस पेशेंट को पता नहीं चलता उसका कि इसमें पेन जो है, लाजमी बात है ये इसी पर्पज के लिए हम दे रहे हैं, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप बगैर एवेल्युएट किए डिजीज को कोई भी मेडिसिन दे दें। तो सबसे बेस्ट वे है कि हम उसकी सिम्टम्स को स्टडी करें, उसका डायग्नोसिस करें और फिर ड्रग को हम एडमिनिस्टर करें। उसके बाद बच्चे आ जाता है यूज ऑफ ड्रग्स इन क्लिनिकल इंडिकेशंस ऑफ ड्रग टू प्रिवेंट एंड डिजीज, टू प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीज। यूज करते हैं ड्रग्स को और क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ ड्रग ताकि हम प्रिवेंट कर सके और ट्रीट कर सके डिजीज को। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉक्सिकोलॉजी की, स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट्स ऑफ ड्रग। पॉइजन्स आर सब्सटेंसेस दैट कॉज हार्मफुल, डेंजरस और फैटल सिम्टम्स इन लिविंग सिस्टम। पॉइजन्स क्या होते हैं? जो कि क्या करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बॉडी को क्या करते हैं, सेल्स को डैमेज कर देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और that can lead to cell death। टॉक्सिक जितने भी केमिकल्स हैं वो क्या करते हैं, सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिस्ट्रक्शन काज करते हैं और उनकी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देते हैं। उसके बाद अच्छा है कि हमारे पास कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या चीज है? इसमें हम ड्रग का इफेक्ट चेक करते हैं माइक्रोब्स के ऊपर, पैरासाइट्स के ऊपर और न्यूप्लास्टिक सेल्स या कैंसर सेल्स के ऊपर स्टडी करते हैं, लिविंग एंड मल्टीप्लाइंग इन लिविंग आउट। हमारी बॉडी में डिफरेंट माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, जिनको किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए हम ड्रग्स को यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं कीमोथेरेपी। अगर बॉडी के अंदर पैरासाइट्स हैं
उनको डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है, उनके लिए भी हम जो ड्रग यूज करेंगे उसे कहेंगे कीमोथेरापी। और नॉर्मली आपको पता ही है कि जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं उनके सेल्स, जो कैंसर सेल्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो ड्रग यूज की जाती हैं उसको भी हम कीमोथेरापी का नाम देते हैं। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं फार्माकोपिया की। फार्माकोपिया आर बेसिकली ऑफिशियल बुक्स ऑफ फार्माकोलॉजी। इनमें क्या होता है, हम स्टडी करते हैं जितने भी केमिकल एजेंट्स जो यूज किए जा सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, उनको, उनकी जो नेम्स है वो इसमें मेंशन होते हैं। जितने भी हमारे पास, जितने भी केमिकल्स जो कि यूज किए जाते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनका कंप्लीट प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी मेंशन होती है। और अगर हमने किसी ड्रग को आइडेंटिफाई करना हो कि वाकई ये वही ड्रग है, तो हम क्या करेंगे, जो टेस्ट मेंशन किए हुए हैं इन फार्माकोपिया उनको यूज करेंगे ताकि हमारे पास इनके इफेक्ट्स जो हैं वो आ सकें और ड्रग की आइडेंटिफिकेशन हो सके। इसमें हमारे पास डिफरेंट मौजूद हैं फार्माकोपियास। ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, और ये जो है हमारे पास जो फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ये हमारे पास बेस हैं जिनकी बुनियाद पे हम क्या करते हैं, बाकी फार्माकोपियास की फॉर्मेशन होती है। बाकी जितने भी कंट्रीज हैं इन फार्माकोपियास को देखते हुए वो अपनी ड्रग को, अपनी जो फार्माकोपिया है, जो ऑफिशियल बुक्स हैं, वो इनके अकॉर्डिंगली जनरेट करते हैं। सर इसमें सारी लीगल ड्रग्स होंगी ना? बिल्कुल, जितनी भी ड्रग्स, लीगल और लीगल, जितनी भी ड्रग्स जो ह्यूमन बीइंग यूज करते हैं, ये जिनमें हो सकती हैं, उनकी तमाम तफसीलात लिखी होंगी। ये इफेक्ट हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं उनकी फिजिकल, ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये तमाम चीजें मेंशन होंगी इसके अंदर, ठीक है। कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अगर कोई मेडिसिन बनाना चाहती है तो वो इन बुक्स को कंसल्ट करेगी, और इनको कंसल्ट करने के बाद वो अपनी मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करेगी। और ये बेसिकली स्टैंडर्ड्स हैं जिनके अकॉर्डिंगली वो अपनी ड्रग को यूज कर सकते हैं कि ये ड्रग जो है ये इस बुक के प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली है कि नहीं। जी, यहां तक क्लियर है बच्चों? एनी क्वेश्चन अप टू नाउ? नो सर। क्लियर है सर। जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क द क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चे हम बात करेंगे ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कहां से ऑब्टेन की जाती हैं? मिनरल से, एनिमल से, प्लांट से। जब हम मिनरल की बात करते हैं उसकी एग्जांपल आ जाती है लिक्विड पैराफिन है, मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है और काओलिन है। इनको हम ऑब्टेन करते हैं मिनरल से। एनिमल से क्या ऑब्टेन करते हैं? इंसुलिन, थायराइड एक्सट्रैक्ट करते हैं, हेपारिन है और एंटीटॉक्सिन सिरा। इन तमाम चीजों का हम एनिमल से ऑब्टेन कर सकते हैं। प्लांट से मॉर्फिन है, डाइजॉक्सिन है, एट्रोपिन है और कैस्टोरॉल है। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक सोर्स की। सिंथेटिक सोर्स से हम क्या ऑब्टेन करते हैं? एस्पिरिन है, सल्फोनामाइड है, पैरास्टामोल है, जिडोवोडिन है। इनको हम क्या करते हैं? सिंथेटिकली प्रिपेयर करते हैं इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। उसके बाद आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उनमें पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, दीज आर एंटीबायोटिक्स। उसके बाद आ जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास? आपको पता है कि हम बैक्टीरिया से ऑब्टेन कर सकते हैं इंसुलिन,
बाय द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें हम क्या करते हैं, इकोलाई को यूज करते हैं और इकोलाई को यूज करके हम इंसुलिन को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की फॉर्मेशन भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे आ गए हमारे पास, ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, ड्रग को डेवलप कैसे किया जाता है। कोई भी ड्रग जो है इसको डेवलप कैसे करना है, क्या मेथोडोलॉजी है किसी भी ड्रग को डेवलप करने की। उसको डेवलप कैसे करना है, सबसे पहले डेवलपमेंट प्रोसेस में केमिस्ट्री आ जाती है। हम ये देखते हैं ड्रग की केमिस्ट्री क्या है, किस तरह का केमिकल एजेंट है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, एलिफेटिक स्ट्रक्चर है या साइक्लिक स्ट्रक्चर है। उसकी तमाम प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, किस तरह की ड्रग है। सेकंड स्टेप क्या होगा, सिंथेसिस एंड प्यूरिफिकेशन। अगर हमारे पास ड्रग हम ऑब्टेन कर रहे हैं प्लांट से, प्लांट से ऑब्टेन कर रहे हैं तो हमें पता है जो प्लांट एक्सट्रैक्ट होगा उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, उसमें कोई एक चीज नहीं होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। और उसको हम क्या करेंगे, फिर प्योरीफाई करेंगे ताकि हम रिक्वायर्ड चीज जो हमें रिक्वायर है उसको हम सेपरेट कर लें और बाकियों को या तो हम यूज कर देंगे किसी पर्पस के लिए या हम उसको वेस्ट कर दें। थर्ड पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, ड्रग की फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन में क्या होगा, एक एक्टिव कंपाउंड होगा और बाकी रिमेनिंग जो है वो इनएक्टिव कंपाउंड होंगे। एक्टिव कंपाउंड क्या होगा, जो हम यूज करेंगे, जिस पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं उसको हम एक्टिव कंपाउंड कहेंगे। और इनएक्टिव क्या होते हैं, इनएक्टिव ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि एक्टिव के साथ अटैच किए होते हैं। क्यों अटैच करते हैं, ताकि क्या हो, हमारे पास ड्रग जो है अपने रिक्वायर्ड एरिया तक इजीली बॉडी के अंदर पहुंच सके, रीच कर सके। जहां रिक्वायर है, जहां पेन हो रही है वहां ड्रग इजीली पहुंच सके। इसलिए हम इनएक्टिव कंपाउंड्स को एक्टिव कंपाउंड्स के साथ अटैच करते हैं। हम पता है कि हम पैनाडोल यूज करते हैं, पैनाडोल का एक्टिव क्या है, पैरासिटामोल होती है उसके अंदर। अब जो पैरासिटामोल है वो एज ए होल हम बहुत सारी अमाउंट में नहीं दे सकते। हम टेबलेट देखते हैं, उस टेबलेट में पैरासिटामोल सिर्फ 500 मिलीग्राम है, बाकी जो चीजें हैं वो क्या है, इनएक्टिव। ठीक है, इस एक्टिव और इनएक्टिव को कंबाइन करने का जो सारा तरीकाकार है उसे हम कहेंगे फार्मुलेशन। कितनी अमाउंट में एक्टिव होगा और कितनी अमाउंट में इनएक्टिव होगा, इस तमाम को कंबाइन करके जो चीज बनती है उसे हम कहते हैं फार्मुलेशन। अच्छा, यहां तक क्लियर है? एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? नो सर। नो आप लोग थक तो नहीं गए? नो सर। पक्की बात है? मुझे Yes, लग रहा था sir. यस सर, पक्की बात है। वाकई थक गए। यस सर, नो सर। नहीं सर, थके नहीं अभी। अच्छा, लेकिन ऐसे लग रहा है मुझे जैसे आप सुस्त हो गए हैं, या सारे नींद में सर बैठे हैं। आपको कहेंगे थक गए हैं तो बस कर दें, आप कर देंगे? नहीं सर, हम सुन रहे हैं। मैं कर दूंगा, अगर आप बोर हो रहे हैं, थके हैं तो हम स्टॉप कर देंगे नहीं 2-4 सर, मिनट के लिए। ये कौन सी बात है? वही चीजें हैं, वो लास्ट की ज्यादा रिपीट हुई हैं अभी तक तो। मेरा ख्याल है लोग बच्चे उठते हैं और उठ के साथ ही क्लास में आ जाते हैं, ऐसे ही है। नहीं सर, हम 10-15 मिनट का अलार्म लगा लेते हैं तो उससे पहले उठ के मुंह धो लेते हैं एटलीस्ट। चलो अच्छी बात है। यस सर, अभी थोड़ी देर पहले ही तो क्लास में तो उठे थे। अच्छा, अभी क्लास हुई है सुबह 8 बजे वाली?
यस सर, सर नो उसके सर। बाद फर्स्ट परसेंट लगी। अच्छी बात है। नो सर हमारी फर्स्ट क्लास है ये। बस जो फर्स्ट क्लास वाले हैं वो भी नींद में हैं, जो सेकंड वाले हैं वो थोड़ी होश में आ चुके हैं। नहीं नहीं सर, हम फ्रेश होके हम अपनी एक्टिव हैं। लेके बैठे हैं। सर हमारी तो सेकंड वाले थर्ड थक गए क्लास हैं। है। मैंने एक दफा ना बच्चों को बताया कि मैंने ऑन करना है आपकी जो वीडियो ऑन कर देनी। मैंने वीडियो ऑन की, उनको पहले इन्फॉर्म किया हुआ था, तो कुछ बच्चे ऐसे बैठे हुए जैसे सोए नहीं हुए, इस तरह बैठे हुए थे। तो ये मुझे भी लगता है ऐसे कि ये वीडियो ऑन करना ना, बच्चे एक्टिव हो सकते हैं अगर ऑन करेंगे वीडियो को, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलेगा कि क्लास में कुछ नहीं बच्चे। सर एक्चुअली हमने से मूड है अच्छा, है तो चलो अच्छी बात है। खराब हो जाएगा। समझ आ रही है फार्माकोलॉजी की? कोई बोरिंग लग रही है, कंफ्यूजिंग लग रही है? यस सर, आ रही है समझ। नहीं सर अभी तो अच्छी लग रही है। चलो चलो, अल्लाह करे बोरिंग नहीं है, न्यू सब्जेक्ट है। नेक्स्ट भी आपको फिर अच्छी समझ लग रही है। चलो, अच्छी बात है। ये बच्चे हम नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल फार्माकोलॉजी की। एनिमल फार्माकोलॉजी में क्या होगा हमारे पास, जो हमने ड्रग बनाई है, फार्मुलेट की है, उसको हम यूज करेंगे सबसे पहले एनिमल्स। एनिमल्स में हम यूज करेंगे क्या, एनिमल्स में क्या फैक्ट प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग आर मोर प्रीशियस एज कंपेयर टू द एनिमल्स। हम माइस में, रैट में इनको यूज करते हैं सबसे पहले, ठीक है। जब माइस और रैट में हम इनको यूज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इन ड्रग्स का इफेक्ट क्या प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। जो भी एडवर्स फैक्ट आएंगे वो माइस और रैट में आएंगे, और उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमने कितनी अमाउंट ड्रग की एडमिनिस्टर करनी है और क्या क्या साइड इफेक्ट इस ड्रग के हो सकते हैं। इसको हम कहेंगे एनिमल फार्माकोलॉजी। जब हम एनिमल फार्माकोलॉजी की स्टडी कर लेंगे, सारे उसके गुड इफेक्ट भी देख लेंगे, बैड इफेक्ट भी देख लेंगे, अब उस डेटा को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फिर देखेंगे एनिमल टॉक्सिसिटी चेक करेंगे। जो ड्रग हमने बनाई है उसकी टॉक्सिसिटी चेक करेंगे। उसमें दो तरीके हैं, एक तो शॉर्ट टर्म है और एक लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म स्टडी मीन हम उसे स्टडी करेंगे फॉर 1 मंथ, ठीक है। अगर हम उसे स्टडी करते हैं फॉर 3 मंथ और मोर देन 3 मंथ, उसे हम कहेंगे लॉन्ग टर्म स्टडी। यानी हम एनिमल की बॉडी में चेंजेस देखेंगे, क्या चेंजेस टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, और डिफरेंट हम टेस्ट करेंगे, उसका ब्लड लेके उसे चेक करेंगे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। उनके ऑर्गन चेक कर सकते हैं उनकी डायसेक्शन करके, ताकि हम देखेंगे कि इनमें क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये सारे इफेक्ट्स हमने चेक कर लिए एनिमल फार्माकोलॉजी में और एनिमल टॉक्सिसिटी में। अब हमें अंदाजा हो गया कि एनिमल्स में इतना डैमेज हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, फिर ह्यूमन बीइंग में स्टडी करेंगे। और ह्यूमन बीइंग में क्या करेंगे, हम वॉलंटियर्स देंगे, ताकि हमारे पास जो साइड इफेक्ट ह्यूमन बीइंग में होने हैं वो वॉलंटियर्स में हम उनको चेक कर लेंगे। वॉलंटियर नॉर्मली पाकिस्तान में तो प्रैक्टिस नहीं है ऐसी, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में कुछ ऐसे वॉलंटियर्स होते हैं जो लोग कहते हैं जी हम ह्यूमन बीइंग के लिए अपने आप को डिवोट कर रहे हैं। तो उन पे जो है स्टडी होती है, और उसके बाद जितनी भी ये स्टडी है एनिमल्स पे और ह्यूमन बीइंग पे, ये हम क्या करते हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है और वो सेंड कर दी जाती है टूवर्ड द ड्रग अथॉरिटीज, ठीक है। अब ड्रग अथॉरिटीज क्या करती हैं, वो तमाम चीजों को अवेल्युएट करती हैं। एनिमल स्टडी करती है, फिर ह्यूमन बीइंग की स्टडी करती हैं, और उसके बाद उस ड्रग को अप्रूव करते हैं कि ये ड्रग जो है इट इज एबल टू बी गिवन टू द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब क्या किया जाता है, उसको लार्ज स्केल पे प्रिपेयर किया जाता है और उसको मार्केट कर दिया जाता है। क्लियर है बच्चों यहां तक? यस सर। यस सर।
Yes, sir. लास्ट टाइम हमने कहां तक पढ़ा था? ये कर लिए थे हमने? No, sir. सर लास्ट टाइम हमने फार्माकोपी अब तक पढ़ा था। चलो ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग नेम्स की। यानी हम ड्रग को नेम कैसे देते हैं, किसी भी ड्रग का नेम कैसे रखते हैं। सबसे पहले केमिकली उसको देखा जाता है, उसकी ड्रग की केमिकल कंपोजिशन क्या है और उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है। उसके अकॉर्डिंगली उसका हम केमिकल नेम रखते हैं। ड्रग का केमिकल कंपोजिशन क्या है और इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है। सेकेंडली हम क्या करते हैं, जेनरिक नेम रखते हैं, जो कि कौन देता है? मैन्युफैक्चरर देता है। जो मेडिसिन को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बना रहा होता है वो नेम देता है। उसके बाद आ गया ऑफिशियल नेम। ऑफिशियल नेम कहते हैं ऐसे नेम को जो फार्माकोपिया में मेंशन हो। फॉर एग्जांपल इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। उसमें हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा ब्रांड। ब्रांड क्या होगा? द ट्रेड और प्रोप्राइटरी नेम, जिस नेम पे वो उसको सेल किया जाएगा। फॉर एग्जांपल डिस्प्रीन जो है ब्रांड नेम है, लेकिन उसके अंदर क्या है? एस्प्रीन है, केमिकल स्ट्रक्चर उसकी एस्प्रीन है, लेकिन ब्रांड नेम क्या है? वो नेम है जो कि दिया जाता है उसको। ठीक है, उसकी एग्जांपल हमारे पास आ गई। केमिकल नेम में हमारे पास 1,4 बेंजोडायजेपिन एनालॉग आ जाएगा। जेनेरिक नेम में अल्प्राजोलाम, ऑफिशियल नेम अल्प्राजोलाम यूएसपी, और ब्रांड नेम क्या होगा? एल्प्रेक्स के नाम पे होगा। ठीक है जी, ओके है? Yes, sir. चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया है डोज वर्सेस डोजेज। डोज क्या होती है? द क्वांटिटी ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड एट वन टाइम। फॉर एग्जाम्पल 500 मिलीग्राम ऑफ पैरास्टामोल, हम उसको या तो मॉर्निंग में लेते हैं, या आफ्टरनून है, या इवनिंग में लेते हैं, नाइट में लेते हैं। किसी एक टाइम पे जब हम लेंगे उसे हम कहेंगे डोज। एंड व्हाट इज डोजेज? द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट शुड बी गिवन ओवर टाइम। ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्रग जो कि देनी चाहिए ओवर टाइम। यानी एक ड्रग हम 3 टाइम डे देते हैं, उसे हम कहेंगे डोजेज। 500 मिलीग्राम पैरास्टामोल TID फॉर 3 डे, 3 टाइम्स अ डे हम देते हैं 3 दिन के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? डोजेज। जी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.